आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 सेकेंड ईयर जो मैथमेटिक्स बुक है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है। x पावर 3 का इंटीग्रेशन हमने मालूम करना है। अब इसके लिए एक फार्मूला ज़हन में रखें कि हमारे पास जब x पावर n, ये मैं एक पिछली वीडियो में प्रूफ भी इसका करवा चुका हूँ, x पावर n जब भी हमारे पास आ जाए उसका इंटीग्रेशन लेना हो तो वो हमारे पास बराबर होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, ये प्लस सी का रीज़न बाद में वीडियो में बताता भी हूँ कि क्यों लगाते हैं इसको। और एन हमारे पास इसमें अगर -1 आ गया तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। एन मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1, यहाँ पर मैं ये बात मेंशन कर दूँ। ठीक है, क्योंकि -1 आ गया तो फिर हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगी, अनडिफाइन होगा। -1 के केस में क्या करेंगे वो क्वेश्चन में देख लेंगे। फिर x पावर 3 है तो x पावर 3 के साथ ऊपर भी +1, 3 + 1 आ जाएगा, जिस तरह वहाँ फार्मूले में n+1/n+1 है, और नीचे भी 3 + 1 और प्लस c। तो हमारे पास इससे आता है x पावर 4 डिवाइड बाई 4 और प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर बना। स्टार्ट के जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स है बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट ज़्यादातर इसी फार्मूले से है, ये जो x पावर n वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास a + 15 और इंटू डी एक्स, यानी कि a + 15 का इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो a और 15 दोनों कांस्टेंट है, इनको हम बाहर कर लेंगे और डी एक्स जो है वो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो a + 15 बाहर हो गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर डी एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब जब भी इंटीग्रल और डी साथ में आ जाए तो इनको कैंसिल आउट कर दिया करे। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो एक तरीका कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, दूसरा और इसका x रह जाएगा। दूसरा तरीका ये कि इसके दरमियान में 1 है, तो 1 का ये मतलब हुआ कि हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यानी जब भी dx आ जाए तो इसकी जगह आप लोग क्या करें, इसकी जगह आप x को लगाया करें और प्लस c। तो यहाँ पर हम x लगा लेंगे अब, और इसके साथ प्लस c आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बना। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखें कि जब भी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाए कि यहाँ पर हमारे पास dx था, तो ये बस ध्यान में रख ले, बाकी क्वेश्चन में भी हम यूज़ करेंगे कि dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। और जब कभी आपके पास अगर dy आ गया तो dy का हमारे पास y प्लस सी हो जाएगा, और dz अगर आ गया कभी तो वो z प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट हमारे पास दिया गया है, वो बराबर है x³ नहीं 1/5x dx। ठीक है, तो 1/5x का हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो ये यहाँ पर वो बात हो जाएगी। पहले तो हम 1/5 को बाहर कर लेंगे और हमारे पास इंटीग्रल में रह जाएगा 1/x। 1/x को अगर हम इसमें से x को ऊपर ले जाए तो x पावर -1 आ जाएगा। तो ये बात यहाँ पर ज़हन में रखें कि x पावर -1 फिर उस फार्मूले के मुताबिक नहीं होगा, तो हमें डेरिवेटिव्स को ज़हन में रखना होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ x का जब आप डेरिवेटिव लेते थे वो बराबर होता था 1/x के। तो अगर कभी आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन आ गया तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो 1/x का इंटीग्रल फिर बराबर होगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c के। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन के लिए भी फार्मूला ज़हन में रख के हम इसी को फिर यूज़ करेंगे। और इस x के साथ आप लोग x को आप कोशिश करें कि मॉड में लिखा करें जब हम कभी, क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर्स का डिफाइन नहीं होता। 1/5 अपनी जगह नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा और प्लस सी, ये इसका आंसर बना। तो अगर फिर भी कभी हमारे पास 1/x का इंटीग्रेशन आएगा तो मैं उसकी जगह डायरेक्ट नेचुरल लॉग ऑफ x लिखा करूँगा, आप इस पॉइंट को जहन में रख लें। तो ये हमारे पास सी पार्ट था। पार्ट नंबर डी में हमें इंटीग्रल दिया गया है 3x² + 4x - 5। ठीक है, 3x² + 4x - 5 का हमें इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो सबसे पहला काम ये हो जाएगा, 3 जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लेंगे और x² का इंटीग्रेशन ले लेंगे। इसी तरह 4x में से 4 बाहर, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास -5 बाहर हो जाएगा तो सिर्फ dx आ जाएगा। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 3 डिवाइड बाई 3 रूल के हिसाब से ऊपर नीचे 1 प्लस कर देंगे पावर के साथ। इसी तरह x पावर 1 का इंटीग्रेशन x² डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये जो dx हमारे पास है उसका की जगह हम x लिख लेंगे, वो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर रहता है वो हो जाएगा x पावर 3 + 2x² और -5x + c। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पार्ट नंबर ई है,
उसमें इंटीग्रल लेना है हमें 1+3t इंटू टी क्यूब डी टी का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है 1+3t और टी क्यूब। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें से ये मल्टीप्लिकेशन ख़त्म कर लेते हैं, हम कर सकते हैं इसको, अगर अदरवाइज़ फिर इसको बाई पार्ट्स रूल से किया जाता है जो हम बाद में पढ़ेंगे, और वो ज़ाहिर सी बात है कि फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। t⁻3 dt लेंथी होता है, मुश्किल तो फिर खैर मैं नहीं कह सकता। t⁻3 + 3t⁻4 इंटू डी टी, ठीक है। ये बन गया, जब हमने टी क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया तो t⁻3 का अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे, प्लस 3 को बाहर करके t⁻4 का अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो अगेन दोनों जगह हम पावर रूल यूज़ कर सकते हैं। t⁻3 का इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा t⁻4 डिवाइड बाई 4, और प्लस 3 अपनी जगह t⁻4 का इंटीग्रल बन जाएगा t⁻5 डिवाइड बाई 5 और प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर बना। सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/x³ dx। 1/x⁻3 dx है, तो हमने इसके साथ क्या करना है, x⁻3 को ऊपर ले आएंगे तो ये x⁻−3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम पावर रूल यूज़ कर लेंगे, सिर्फ x⁻−1 के केस में नहीं कर सकते। तो x⁻−3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1 और प्लस c लगाना नहीं भूलना, x⁻−2 डिवाइड बाय -2 आ जाएगा, और अगर हम x⁻−2 को नीचे ले आए तो x² हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर, प्लस c लगाया करें इसके साथ। प्लस c का रीज़न बताता हूँ कि हम ये q लगाते हैं। हर इनडिफिनिट इंटीग्रल का जो क्वेश्चन होगा, जिस इंटीग्रल में हमें लिमिट पॉइंट्स नहीं दिए गए होते, जो अभी हम कर रहे हैं, ये सारे इनडिफिनिट इंटीग्रल है, फिर बाद में हम डिफिनिट इंटीग्रल को भी करेंगे। अब सी क्यों लगाते हैं, देखो जब हम कभी x² का डेरिवेटिव लेंगे वो 2x आता है, अगर हम x² + 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो भी 2x आएगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर हम x² + 100 का डेरिवेटिव ले लें वो भी हमारे पास 2x ही आएगा, क्योंकि 100 का भी 0 ही होगा। तो मतलब ये हुआ कहने का कि अगर x² के साथ कुछ भी नंबर आ जाए, माइनस में प्लस में आ जाए उसके साथ, और हम उसका डेरिवेटिव ले तो वो तो 2x ही आएगा। अब अगर हम 2x का इंटीग्रल ले रहे हैं तो इसका मतलब इंटीग्रल डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। 2x का इंटीग्रल लेने का मतलब ये है कि 2x किसका डेरिवेटिव है। तो कोई बंदा कहेगा कि भाई 2x तो x² का डेरिवेटिव है, लेकिन सिर्फ x² का डेरिवेटिव तो नहीं है ना, ये कहना तो फिर गलती इसलिए होगी कि नेक्स्ट बंदा कहेगा कि भाई x² + 1 का भी तो 2x डेरिवेटिव आता है, x² + 2 का भी आता है, x² + 3 का भी आता है, मतलब x² के साथ कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो उसका डेरिवेटिव 2x ही आएगा। तो अगर हम 2x का इंटीग्रल सिर्फ x² लिखेंगे तो ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसी बहस को ख़त्म करने के लिए ये जो हम फिर कांस्टेंट ये c लगाते हैं, ये c इन्हीं कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और फिर डिफरेंट कंडीशन से इनको मालूम किया जाता है बाद में क्वेश्चंस में। हमारे पास हर पार्टिकुलर केस के लिए फिर c की वही वैल्यू आ जाती है जो हमें चाहिए होती है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है e⁻5x का हमें इंटीग्रल लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर एक फार्मूला आप लोगों ने फिर माइंड में रखना होगा। आप लोग को याद होगा जब हम e⁻kx का डेरिवेटिव लेते थे तो वो हमारे पास e⁻kx और पावर का अगेन, तो kx का अगेन डेरिवेटिव हमारे पास k आता था। और ये बात जहन में रखें कि अगर इंटीग्रेशन में आप तभी अच्छे हो सकते हैं जब आप डेरिवेटिव्स में अच्छे हो, उनके फार्मूले आपके जहन में हो। तो e⁻kx का इंटीग्रल अगर लेंगे तो ये भी e⁻kx आएगा। जब डेरिवेटिव e⁻kx का e⁻kx होता है तो इंटीग्रल भी e⁻kx होगा, लेकिन ये कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इंटीग्रल में ये k कहाँ पर होगा, डिवीजन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस डिवीजन है और डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है। तो आप लोगों ने ये e⁻kx का जो फार्मूला है इसको जहन में रखना है। तो यहाँ पर e⁻5x है, तो e⁻5x डिवाइड बाई 5 + c, ये इसका आंसर बन जाएगा। एक ही स्टेप का क्वेश्चन था, लेकिन बस ये फार्मूला जहन में रखें कि कभी जब हम बाद में क्वेश्चन में e⁻kx आएगा तो उसमें हम फिर ये डायरेक्ट किया करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 5 डिवाइड बाई 1 + x² का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और रूल, चूँकि हम इसको भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, x⁻n वाले तरीका नहीं है कोई और, तो 1/, आपको याद होगा टेंजेंट इनवर्स x का जब डेरिवेटिव हम लेते थे तो वो बराबर होता था 1/1 + x² के। तो जब कभी आपके पास 1/1 + x² का इंटीग्रेशन आ जाए तो इसका मतलब कि ये बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स x के, सही। तो हमें ये जहन में रखना है। तो यहाँ पर भी 5 डिवाइड बाई 1 + x² आया है, तो 5 डिवाइड बाई 1 + x² के लिए हम क्या करेंगे
कि 5 को बाहर कर देंगे और इस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे, मतलब इसकी जगह टेंजेंट इन्वर्स एक्स लिख लेंगे। तो 5 टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट है फिर पार्ट नंबर आई जो है वो हमें दिया गया है t पावर 3 और स्क्वायर रूट टी डी टी। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आप लोगों ने, सबसे पहला काम तो ये कि हम यहाँ पर बेसिस सेम है, t पावर 3 तो रहने देते हैं और स्क्वायर रूट टी को मैं t पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स 8 कर सकते हैं, तो t पावर 3 + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और dt अपनी जगह पर। अब जब ये हुआ तो हमारे पास क्या होगा, 3 + 1/2 को 8 कर लेंगे, 2 इससे एलसीएम आ जाएगा, 2 3 = 6 + 1, 6 + 1 से क्या होगा, t पावर 7/2। तो हम यहाँ पर t पावर 7/2 लिख लेंगे। और जब इसका इंटीग्रेशन अब लेना है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि x पावर n का फार्मूला हमारे पास पहले से है। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा t पावर 7/2 + 1, ऊपर नीचे 1 प्लस कर लेंगे, वही फार्मूला यूज़ हो जाएगा और प्लस c इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। 7/2 + 1 को अगर हम 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो 9/2 ऊपर भी 9/2 नीचे भी, और इस 9/2 को अगर हम रेसिप्रोकल में कर लें तो 2/9 t पावर 9/2 + c, ये हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।